तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एलोंगेशन ऑफ रॉड अंडर इट्स सेल्फ वेट। सेल्फ वेट का मतलब या फिर ऑन वेट का मतलब क्या होता है। मान के चलो कि मैंने इसको क्या कर दिया बच्चों, मैंने इसको सीलिंग से टाई कर दिया और एक रॉड ले ली मैंने। ये रॉड है पूरी, ठीक है। ये रॉड है। अब इस रॉड में हुआ क्या बच्चों, इस रॉड का एक खुद का वेट होगा, मास होगा कि नहीं होगा। होगा, तो उसका खुद का वेट भी होगा। लेट्स सपोज अगर मास m है तो उसका वेट कितना होगा, mg होगा वेट। यस और नो, कहाँ पे होगा, टुवर्ड्स नीचे की तरफ होगा। यस और नो, है ना। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, एक एक और बात है। टेंशन कब काम करता है, आपने देखा होगा टेंशन कहाँ पे काम करता है। लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है ऐसे, तो टेंशन तब होता था। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट कर बात करूं, बिल्कुल सरफेस के एंड पॉइंट में बात करूं, तो नीचे तो कुछ है ही नहीं। नीचे कुछ नहीं है तो टेंशन यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो। यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये पूरा का पूरा मास mg है। देखो जैसे ये था, इस पॉइंट को समझो, ये वाला पॉइंट अब ये पॉइंट बन चुका है। तो बोले इसका मास कितना होता था m, तो आप सीधा डायरेक्टली बोल देते mg के बराबर, क्योंकि मूव तो कर नहीं रहा है। तो यहाँ पे टेंशन हो गया mg। इसका मतलब कि ये तो कंफर्म है कि हर एक पॉइंट पर टेंशन क्या है बच्चों, डिफरेंट। हर एक पॉइंट पर टेंशन क्या है, क्योंकि वहां पे हम पॉइंट मास कंसीडर करके चलते थे, डायरेक्टली हम mg लिख देते थे। लेकिन हर एक पॉइंट पर क्या है बच्चों, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेंशन है। अगर डिफरेंट डिफरेंट टेंशन है तो कुछ ना कुछ अंदर से इलोंगेशन हो रहा, खींच रहा होगा इसको। खींचने से क्या इसकी लेंथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, लटकने से क्या इसकी लेंथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बहुत 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 ही कम बढ़ेगी, पर बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है क्वेश्चन का, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें एक लेंथ लेनी है, एक्स लेंथ लेनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन भी आते हैं इसके, स्कूल में भी आते हैं और एग्जाम में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो एक्स डिस्टेंस पे मैंने एक सरफेस ले ली और उस सरफेस की कुछ विड्थ मैंने बाहर निकालनी। इसको समझना देखो, अगर आप देखो तो ये छोटी सी मैंने क्या ली है बच्चों, ये मैंने dx ले ली। ये मेरी dx ही है। अब इतनी ये पतली dx है कि इसके ऊपर टेंशन ऊपर नीचे ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट पर टेंशन क्या बोला मैंने, डिफरेंट है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि इस पॉइंट पर टेंशन t है और इस पॉइंट पर भी टेंशन क्या है बच्चों, t है, ठीक है। अगर सर आपने इसका पूरा का मास m बोला है और इसकी पूरी लेंथ कितनी है बच्चे, l, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। तो एक चीज बताओ, अगर m के लिए ध्यान से देखो, अगर m, सॉरी, अगर लेंथ के लिए टोटल मास है m, तो 1 यूनिट के लिए क्या होगा बच्चे, आप बोलते हो क्या, m/l बोलते हो, राइट। सिमिलरली dx के लिए कितना हो जाएगा, dx के लिए, dx लेंथ के लिए आप बोलोगे m/l इंटू डी एक्स, दैट्स इट, खत्म। ये निकल गया मेरा मास किसका, इस वाले का, जो मैंने छोटा सा पोर्शन लिया, तो उसका मास निकल गया m/l। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। दूसरा, सर जो ये है ना, ये जो बच गया, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन बच गया, देखो ये वाला, इसकी वजह से ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा। सर ये लेंथ कितनी, ये लेंथ बता सकते हो कितनी लेंथ है बच्चे, ये वाली, ये बोलोगे l-x लेंथ है। तो यहीं से दोबारा देखो, l के लिए m, 1 के लिए m-l, तो l-x के लिए कितना हो जाएगा, m/l इंटू l-x। समझ में आ गया यहां तक। तो एक इसकी वैल्यू निकल गई है, ये टेंशन की वैल्यू निकल गई कितनी, m/l, l-x इंटू जी। ये क्योंकि मास हो गया, मास इंटू जी, टेंशन हो गया फोर्स। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में, देख लो कोई पॉइंट में दिक्कत है तो। समझ में आ गया एक एक पॉइंट अच्छे से, ठीक है, करें, ठीक है। अब बताओ, एक और चीज रहेगी वैसे उसमें छोटी सी, उसके बाद हम फाइनल करेंगे। जब यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा, जब यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा, तो इस टेंशन की वजह से मैं मान के चल रहा हूं इस छोटे से पोर्शन में भी छोटा सा बिल्कुल हल्का सा उसकी लेंथ चेंज हो रही है। इतने पोर्शन में भी हल्की सी लेंथ चेंज हो रही है, जिसको मैंने मान लिया कितनी लेंथ है वो, dl लेंथ है। कितनी लेंथ है वो,
मतलब कि टोटल में तो होगी, वो तो हम निकालना है, वो तो फाइनल रिजल्टेंट है। लेकिन मैंने जो छोटा सा पोर्शन लिया ना डीएक्स, उसमें भी एक छोटा सा, उससे भी छोटा डीएल लेंथ चेंज हो रहा है, चेंज इन लेंथ हो रहा है। क्या हो रहा है? ये चेंज इन लेंथ है। तो ये क्या है बच्चों? लिख लो, डीएल इज द चेंज इन लेंथ ऑफ डीएक्स लेंथ। डीएक्स लेंथ के हिसाब से है ये, नॉट ओवरऑल। नॉट ओवरऑल, ध्यान सुन लो, नॉट ओवरऑल है ये। ठीक है, तो बाद में तो एक ओवरऑल भी निकालना पड़ेगा, मतलब कि मेरे को ऐसे डीएक्स बहुत सारे होंगे और ऐसे ही डीएल भी बहुत सारे होंगे। सारे डीएल का कंबाइन करके जो भी रिजल्टेंट आएगा वही आपका चेंज इन लेंथ है। बस खत्म क्वेश्चन। समझ में आ गया? आगे बढ़े यहां से अब। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, सारी चीजें निकाल दी। तो याद करो, यंग मॉडल्स का फॉर्मूला क्या क्या होता है? यंग मॉडल्स का जनरल फॉर्मूला, आप डायरेक्टली बोलोगे यंग मॉडल्स का फॉर्मूला होता है सर स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। बेसिक फॉर्मूला ये याद होना चाहिए। फिर मैं बोलूंगा कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, आप बोलोगे फोर्स अपॉन एरिया। पर यहां पे आपने फोर्स यूज नहीं किया, आपने यहां पे क्या यूज किया है? टेंशन। तो यहां पे आएगा टेंशन अपॉन एरिया। क्लियर यहां तक? एरिया को आपको ए मानना पड़ेगा। एग्जामिनर अगर स्क्वायर बोलता तो स्क्वायर लेना पड़ेगा, स्क्वायर कम ही लेता है वैसे, ज्यादातर वो कौन से देगा? सर्कुलर शेप ही देगा, तो रेडियस माननी पड़ेगी। ए इज द एरिया, लिख लो ये सारे पॉइंट साइड में। ए इज द एरिया, एम इज द टोटल मास, एल इज द टोटल लेंथ ऑफ द रॉड। एल इज द टोटल लेंथ ऑफ द रॉड, एम इज द टोटल मास एंड ए इज द टोटल एरिया। ठीक है, स्ट्रेस बताओ भाई, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन, अब यहाँ पे सर, यहाँ पे ना वॉल्यूम की आपने बात करी है, ना ही आपने शेयर की बात करी। आपने सिंपल क्या है, वेट की लेंथ बढ़ रही है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? चेंज इन लेंथ अपॉन में टोटल लेंथ। यस और नो, यही बोलूंगा मैं। ठीक है, ये लिख लिया मैंने जनरल फॉर्मूला यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए क्या होगा देखो, इसके लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए क्या होगा देखो, वाई टी अपॉन ए, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? डीएल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? लेंथ एल। क्लियर? डीएल को देखो, डीएल को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, वाई को इधर, एल ऊपर चल जाएगा, तो डीएल बराबर हो जाएगा किसके? टी अपॉन ए, एल अपॉन वाई। टी का फॉर्मूला क्या है? टी का, सॉरी एक और गड़बड़ है, ये जो लेंथ है ये डीएल निकला है, ये किसके लिए निकला है? डीएक्स के लिए निकला है बच्चों, बस इतना ही चेंज करना था। कितने के लिए निकला है? डीएल लिखवाया था ना, डीएक्स के लिए निकला है। डीएक्स के, डीएल इज द चेंज इन लेंथ ऑफ डीएक्स लेंथ, डीएल इज द चेंज इन लेंथ ऑफ डीएक्स। क्लियर हो गया यहां तक? बस अब खत्म है क्वेश्चन, देखो। वाई कभी भी चेंज नहीं होता, वाई क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है। टेंशन का, टेंशन की वैल्यू निकाली थी आपने, ये निकाली थी, वैल्यू पुट करो, एम बाय एल, एल माइनस एक्स जी डी एक्स अपॉन ए इंटू वाई। देख लो कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये जो हमने निकाला ना, दैट इज कैलकुलेटिंग फॉर ओनली दिस स्मॉल पोर्शन। स्मॉल पोर्शन में यंग मॉडुलस चेंज नहीं होगा, टेंशन की वैल्यू ये होगी। एरिया, एरिया तो कभी चेंज होगा नहीं, एरिया फिक्स है टोटल। डीएल लेंथ क्या है? डीएल लेंथ इज द चेंज इन लेंथ ऑफ डीएक्स लेंथ, तो डीएक्स लेंथ तो टोटल लेंथ ही है ना तेरी, इस वजह से। समझ में आ गया? क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। तो क्या था बताइए, डीएल की वैल्यू एम बाय एल, मेरे ख्याल से जी बाहर है, फिर ए भी बाहर है, राइट। अब बचा मेरे ख्याल से एल माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यही बचा। ठीक है, वाई भी है नीचे। अब ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? इंटीग्रेट।
अब बताओ उस dx में एक हल्की सी, देखो ये पूरी लेंथ है, उसमें dx ये चूज करा, और dx में भी ये dl है, बहुत छोटी लेंथ इंक्रीज हुई है। ऐसी dl 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 सॉरी dx ds dx में dl 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 बहुत छोटी छोटी होंगी। उन सारी dl को जोड़ के मैंने क्या बोला, टोटल चेंज इन लेंथ बोल दिया मैंने। वो कितना हो गया आपका, डेल एल हो गया। डेल एल ऑलवेज ग्रेटर देन dl, dl हमेशा सबसे छोटा वैल्यू होता है, ठीक है। ये तो हो गया इंटीग्रेशन। इसका हम इंटीग्रेट करना है कहां से कहां, सर जीरो टू एल करेंगे, जीरो टू एल करेंगे, टोटल लेंथ के लिए करेंगे। क्लियर हो गया यहां तक, बस ठीक है। कांस्टेंट वाले को बाहर ले लो, एम जी एल ए वाई बाहर ले लिया। इंटीग्रेट करना एल का, कांस्टेंट है एल का, तो एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल इंटू एक्स, और ये कितना होगा एक्स स्क्वायर बाय टू। लिमिट जीरो टू एल, पुट करो। एल पुट करेंगे तो एल स्क्वायर आएगा, इसमें पुट करेंगे तो एल स्क्वायर बाय टू आएगा। जीरो पे तो कट जाएगा, तो मेरे ख्याल से एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय टू होता है एल स्क्वायर बाय टू ओनली। क्लियर, एक एल से एक एल कट गया, फाइनल रिजल्ट निकल गया आपका डेल एल इक्वल टू एम जी एल डिवाइड बाय टू ए वाई। ये हो गया बस। फॉर्मूला याद करना है, याद करो। अब तुम्हें पता बेस्ट का मतलब क्या होता है, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है। अभी डेरिवेशन तो करने से रहे एग्जाम में ही। समझ में आ गया। इसको याद करना आसान है वैसे। किसके लिए, केवल केस के लिए, ओनली केस फॉर यूनिफॉर्म रोड। अगर बाय चांस एग्जामिनर इतना तो शातिर है, वो क्या करेगा, यूनिफॉर्म रोड ना देके नॉन यूनिफॉर्म रोड दे देगा। कुछ भी बोल देगा कि जो इसकी जो लेंथ है ना, इसका जो साइज है, एरिया, एरिया वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। एरिया क्या कर रहा है, पहले नीचे से पतली है, बाद में क्या है मोटी, या फिर ऊपर पतली है, बाद में क्या होता है एरिया चेंज होता जा रहा है। और जो एरिया चेंज हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर। तो उसका एरिया लेंथ से रिलेशन कर देगा वो कुछ भी, पर करना इसी मेथड से ही है फिर। तो कैसे करेंगे उसके, इसमें ध्यान से देखो। देखो प्रीवियस वाले में हमने क्या किया, प्रीवियस वाले में आ जाओ। हमने एक डीएक्स लेंथ ली, यही सेम चलेगा, टेंशन भी यही चलेगा, ठीक है, सब कुछ यही चलेगा। सब कुछ चल गया, दिक्कत कहाँ पे आएगी, इस एरिया में, क्योंकि एरिया अभी तक क्या था, कांस्टेंट था। अब एरिया कांस्टेंट नहीं होगा। एरिया ने ऐसे बोल दिया कि यहाँ पे कम है ना लेंथ, तो बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, तो मैंने ऐसे बोल दिया के इंटू एल, ऐसे बोल दिया इसने, के इंटू एल बोल दिया बच्चे इसने, बस सिंपल ये बोल दिया। लेंथ के साथ एरिया क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। के क्या हो सकता है, कांस्टेंट। सर एल स्क्वायर भी दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता, ये भी दे सकता, एल क्यू कुछ भी दे दे, उसकी मर्जी है, कुछ भी दे दे। वो के बाय एल भी दे सकता है, कुछ भी दे दे, जो उसकी मर्जी है वो दे सकता है। बस चुपचाप क्या करना है, ए की जगह क्या पुट कर देना है, के बाय एल पुट कर देना। बस क्या पुट कर देना है, के बाय एल पुट कर देना। समझ में आ गया यहां तक, क्लियर एवरीवन, ठीक है। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट कैसे याद करके एग्जाम पर्पज से, तो वो देख लो किसके लिए, इसी रॉड के लिए। तो देखो ये यूनिफॉर्म रॉड है, आपने यहाँ पे टेंशन कितना बोला था, कितना है यहाँ पे टेंशन, जीरो। यहाँ पे टेंशन कितना बोला था, एम जी। क्या यूनिफॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है तो टी एवरेज बोलो, टी एवरेज कितना हो जाएगा इसका, टी एवरेज जीरो प्लस एम जी डिवाइड बाई टू, तो कितना हो जाएगा, एम जी बाई टू हो गया, ठीक है। ठीक है, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, यंग मॉडुलस का स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल एल अपॉन में एल। क्लियर है यहां तक, ठीक है। एफ के यहाँ पे टेंशन ही है, टेंशन का वैल्यू कितनी निकाली आपने, एम जी डिवाइड बाय टू ए, एल ऊपर चला जाएगा, डेल एल ये रहा। ये वाई होता है ना, डेल एल का वैल्यू कितनी है आगे, डेल एल की वैल्यू आगे देखो, वाई नीचे आ जाएगा, एम जी एल डिवाइड बाय टू ए वाई, एम जी एल डिवाइड बाय टू ए वाई, बस खत्म। सिंपल, क्या करना है, एवरेज लेना है, बाकी फॉर्मूले में कुछ नहीं। पर किस केस में करना है, जब 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 मेरी रॉड यूनिफॉर्म होगी तभी लेना है, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन गलत, 4 नंबर गए, खत्म। समझ में आ गया।
और किसी केस में नहीं लेना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही कर रखा है, नहीं से तो करा है। सेंटर ऑफ मास मान के। ठीक है भाई। एक और काम भी कर सकते हो, जैसे कि सेंटर ऑफ मास से कोई अगर एक नॉन यूनिफॉर्म आता है, कुछ भी ऑब्जेक्ट आता है, तो उसका सेंटर ऑफ मास निकाल लो। ठीक है। उसकी वजह से फोर्स निकाल लो। फोर्स निकाल लोगे तो क्या पता चल जाएगा, उससे तुम्हें पता चल जाएगा सारा का सारा, है ना। उससे भी कर सकते हो। ठीक है। एरिया की, वो तो आएगी आएगी, तो एरिया का तो गिवन होगा ना रिलेशन। एरिया का अगर गिवन है तो कैसे पता चलेगा क्या है, कैसे रिलेट कर रहा है, कुछ ना कुछ तो गिवन होगा ही। जैसे कभी लेंथ बोल देता है, लेंथ होता है ना, लेंथ जैसे एक्स बोल देंगे यहाँ पे, ऐसे बोल देगा एक्स है, और लेंथ वेरी कर रही है के एक्स, ऐसे दे दिया उसने। लेंथ वेरी कर रही है के एक्स से वेरी कर रही है। के एक्स से वेरी कर रहे हैं मतलब कि जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है, लेंथ क्या होती जा रही है बच्चों मेरी, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर एक dx लेना पड़ेगा यहाँ पे, बीच में, बीच में ले लो, कहीं पे ले लो। ये dx आ गया। इस dx पर फिर हमें निकालना पड़ेगा एक एरिया। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। अब एरिया कैसे कैलकुलेट होगा देखो, ये तो रोड हो गई, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक तरीके की इसकी रेडियस भी तो चाहिए, हमें क्या चाहिए बच्चे, रेडियस चाहिए। रेडियस का भी तो फिर लिंक होना चाहिए इसका, लेंथ के साथ क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, वो भी गिवन होना चाहिए, तभी निकाल पाएंगे, वरना वो भी नहीं निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमें तो भैया एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओनली दिस पोर्शन के ऊपर, लेंथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा तो वहां तक फॉर्मूला सही हो जाएगा। बस बात क्या आएगी कि एरिया किसके साथ रिलेशन कर रहा है, आर के साथ, रेडियस के साथ। अब आर अगर एक्स दे रखा है, जैसे बोल रखा है कि एक्स के साथ वेरी कर रहा है, कुछ ऐसे वेरी कर रहा है, तब निकालेंगे उस तरीके से। समझ में आ गया। तो पहले सारी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, उसके बाद इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उसके बाद जाके क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन सबसे लास्ट में करना है, जब सारे आप पैरामीटर डाल दो। क्लियर है। इतना कॉम्प्लेक्स केवल एक में ही आ सकता है, एडवांस में और कहीं नहीं आ सकता। इसमें तो मेन में तो केवल इतना ही आएगा। क्लियर है यहां तक। तो नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मान के चलो कि एक सरफेस है। सरफेस में मैंने क्या रख दी बच्चों, एक रॉड रख दी। मैं इस बार थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने के लिए इसको यहाँ पे मान रहा हूं एक फ्रिक्शन है म्यू। क्या है बच्चा, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है, म्यू फ्रिक्शन है। ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स होगा, एफ एफ। यस और नो, ठीक है। मैंने इस पे फोर्स लगाया, इसे फोर्स लगा रहा हूं मैं इस पे, तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी क्या लेंथ में कोई इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। खींच रहा हूं मैं, झटके से खींच रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा। आप बोलोगे सर एफ कितना होना चाहिए, इतना ज्यादा कि जो तेरी इमेजिनेशन से भी ऊपर, क्योंकि ऐसे तो नॉर्मली लेंथ खींचेगी ही नहीं उसकी। बहुत ज्यादा फोर्स लगाया है, इतनी ज्यादा फोर्स लगाया है कि इस एफ एफ का कोई यहाँ पे औचित्य ही नहीं है। फिर भी हमें देखना है कि क्या उसकी लेंथ में कोई भी चेंजेस आता है कि नहीं आता। तो मान के चलते हैं बच्चा यहाँ पे कि अगर इसमें एफ है तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन भी होगा कि नहीं होगा। हाँ बोलोगे होगा, होगा बिल्कुल, यस और नो। ठीक है। इस पॉइंट पर एफ है और यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे फोर्स कितना हो गया बच्चों, एक तरीके जीरो फोर्स होगा। मैंने यहाँ पे तो कोई अप्लाई नहीं किया फोर्स। तो अगर मैं कोई बीच का पोर्शन ले लेता हूँ, जैसे हमने पहले लिया था, मैंने कोई बीच का पोर्शन ले लिया यहाँ पे, यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे अगर ये फोर्स एफ है तो एक टेंशन यहाँ लग रहा होगा पीछे की तरफ, एक टेंशन बिल्कुल सेम यहाँ लग रहा होगा पीछे की तरफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लिया ये एक्स डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। जिस पोर्शन को मैंने एक स्मॉल पोर्शन ले लिया, क्या
डी एक्स ले लिया, ये डी एक्स ले लिया मैंने यहाँ तक। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, वही डी एक्स समझ लो, वही है जैसे हमने पहले लिया था, ये स्मॉल पोर्शन डी एक्स। इसकी वजह से स्मॉल लेंथ में चेंजेस आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, एक टेंशन लगा रहा हूँ। मैं क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे? टेंशन लगा रहा हूँ। फिर वही बात हो जाएगी, मास एम किसके लिए? टोटल लेंथ के लिए है, यस और नो? मास क्या है? टोटल लेंथ के लिए। तो एक्स लेंथ के लिए कितना हो जाएगा? एक्स लेंथ के लिए, एक्स लेंथ के लिए आप बोलोगे एम बाय एल इंटू एक्स। यही होगा बच्चों, एम बाय एल इंटू एक्स। मतलब कि इतना पोर्शन का मास हमें पता चल गया है, वो कितना है? एम एक्स बाय एल हो गया। कितने पोर्शन का? कितने पोर्शन? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? एक्स लेंथ का निकल चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये फोर्स लगा रहा है, ये जो फोर्स लगा रहा है इस टेंशन के अपोजिट में, इस वाले टेंशन के, और यहाँ पे एक्सेलेरेशन भी है। तो हमें पता है यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज होगा, जो कि कहता है एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट क्या है? एफ माइनस क्या है? टेंशन टी, इक्वल्स टू मास कितना है यहाँ पे बच्चों? मास, मास है यहाँ पे, कौन सा मास है? ये वाला मास है। ये वाला मास कितने एक्सेलरेशन से वेरी कर रहा है? ये बोलोगे एम एल बाय एक्स से, एम बाय एल एक्स इंटू ए। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, वो टेंशन तो अपोजिट होता है ना, इस क्योंकि ये लाइन इधर खींच नहीं रही ना, ये वाला पॉइंट, समझ? तो बोलेगा टेंशन है, मेजरली तो ये टेंशन है ना। हम कोई भी रिंग ऐसे, तो तू ये भी लेता, ये भी लेता है, तो ये दोनों क्यों नहीं लेता? तो कि तो ये बोलता है कि जो ये रॉड है ना, खींच नहीं रही है, एक्सटेंसिबल है। इन एक्सटेंसिबल है मतलब कि ना इसको खींचने दे रहा या ना इसको ऊपर जाने दे रहा है, इस वजह से लेते हैं। ऐसे ही वाला पोर्शन ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, इस वजह से अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन एग्जैक्ट तो टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी ना, ताकि खींच ना पाए। अच्छा हाँ, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स कितना होगा बच्चे? आप बोलोगे टोटल फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलेरेशन होगा। तो यहाँ पे मास इंटू एक्सेलेरेशन पुट कर दो, तो बताओ टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? आप बोलोगे टेंशन की वैल्यू आ गई सर, मास एक्सेलेरेशन भार 1 - एक्स अपॉन एल आ गया। देखो कोई डाउट हो तो। ठीक है, यहाँ पे अब टेंशन निकलेगा। अब सेम मेथड आ गया जो हमने प्रीवियस में किया था। क्या क्या किया था? y इक्वल टू टेंशन अपॉन एरिया dl अपॉन dx है। हाँ, अब फ्रिक्शन भी लेना है, तो हमने फ्रिक्शन नहीं लिया, तो फिर फ्रिक्शन लेना पड़ेगा। एफ नेट, एफ इधर, टेंशन इधर, एफ एफ इधर, तो यहाँ पे क्या रहेगा बच्चे? एक एफ एफ आ जाएगा। ये एफ एफ आएगा माइनस के साथ, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे? साथ में माइनस के एफ एफ आएगा। एफ एफ क्या होता है फॉर्मूला फ्रिक्शन फोर्स का? फ्रिक्शन का फोर्स का होता है म्यू इंटू एन होता है। इंटू एन, एन क्या होता है? एन क्या होता है? नॉर्मल फोर्स होता है। नॉर्मल फोर्स क्या होता है बच्चे? एम इंटू जी, सेंटर पॉइंट पर होगा, एम इंटू जी होगा। बस ये पुट हो गया। अब ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए बस। ठीक है, तो मैं इसमें एक काम करता हूं, इसमें से फिर फर्दर एम कॉमन ले लेता हूं, तो बचेगा कितना? ए माइनस म्यू जी माइनस एक्स एल ए, ये बचेगा। ठीक है,
जिसमें से ये वाला और ये वाला तो कांस्टेंट ही है, ये पोर्शन पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डीएल निकालेंगे, हम डीएल निकालेंगे तो डीएल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टी अपॉन में ए वाई इंटू डी एक्स। टी का वैल्यू पुट करो यहाँ पे एम, ए माइनस म्यू जी माइनस ए टाइम्स एक्स बाय एल इंटू डी एक्स डिवाइड बाय ए इंटू वाई। खत्म बस। अब क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेट करना है। अब ये बताओ, कांस्टेंट माइनस एक्स, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स या एल जो भी आएगा। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू, बस खत्म। और बस वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा। अगर ये नहीं आता, जैसे म्यू जी नहीं होता, म्यू की वैल्यू जीरो होती तो दूसरा आंसर आता बस। क्या दिक्कत है, समझ में आ गया। करो इंटीग्रेशन से रिजल्ट निकालो जल्दी से इसका, जल्दी करो। अच्छा ये सही है, तो टोटल डीएल कितना आ रहा है आपका, टोटल डीएल आना चाहिए मेरे ख्याल से एम एल डिवाइड बाय टू ए वाई, एक्सलेशन अंदर ए बाय टू, सॉरी टू नहीं आएगा यहाँ पर, ए बाय टू माइनस के म्यू जी। तो अगर देखो यू जीरो हो गया तो एम में फोर्स हो गया, वही वाला फिर फोर्स हो गया, एम में फोर्स हो गया, लेंथ हो गया, डिवाइड बाय टू ए वाई बन गया। जैसो नो, तो प्रीवियस वाला रिजल्ट आ जाएगा। वहां पे क्या था, एम जी आ रहा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम में आ जाएगा, बस फर्क कुछ नहीं आएगा अगर म्यू की वैल्यू जीरो बन गई। समझ में आएगा कि नहीं आ गई, यस और नो, बस। तो ए की वैल्यू फिर बहुत ज्यादा होनी चाहिए यहाँ पे, ए सोचो कितनी ज्यादा हो रखी है, म्यू की वैल्यू 0.1 मान लो, जी की वैल्यू 9.8 मीटर, यही होती है ना। तो कितना हो गया, 4.5 पर मीटर से ज्यादा इतनी तेजी से खींच रहे हो आप, तब जाके कुछ ना कुछ लेंथ में चेंजेस आएंगे। यस और नो, सही बात है। तो यहाँ पे एक कंडीशन भी निकल सकती है, ए बाई टू शुड बी ग्रेटर देन म्यू जी, तभी चेंज इन लेंथ आएगा। अदरवाइज चेंज इन लेंथ क्यों आएगा, अगर ए बाई टू माइनस म्यू जी बड़ा होगा तभी तो चेंज इन लेंथ आएगा, अदरवाइज चेंज इन लेंथ होगा ही नहीं। यस और नो, होगा ही नहीं। समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। तो एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन टू म्यू जी, इससे ज्यादा होना चाहिए एक्सेलरेशन आप, तब जाके ही क्या होगा, तब जाके उसके अंदर चेंज इन लेंथ आएगा। क्लियर है भाई, बढ़े आगे, देख लिया, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है, पर इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, कर्व बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो समझते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, थ्योरी तो आप लिख ही लोगे, 5 से 10 मिनट का ही टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन विद स्ट्रेस। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझोगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। तो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है कि, एग्जांपल है कि मान के चलो कि एक स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस हम पढ़ चुके हैं। स्प्रिंग बैलेंस क्या काम करता है, वेट मेजर करता है। तो ठीक है, मैंने क्या कर रखा है कि एक ले ली मैंने, एक सिंपल सी एक स्प्रिंग या एक रॉड ले ली, रॉड से भी मेजर कर सकते हैं, रॉड से टेंशन जो मेजर होगा वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ले लिया एक हुक मासलेस, और हुक के ऊपर ऐसे मैंने एक बेस बना दिया जिसमें मैं मास डालता हूँ और वो मेजर करता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या आपकी वायर है, एक तरीके की रोप, मान रोप तो नहीं, वायर ही है, क्योंकि मेटेलिक है ना, है मासलेस है, मासलेस वायर है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, तो उसकी लेंथ में मान के चल रहा हूँ कुछ भी चेंजेस नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ये ये आपकी स्ट्रेन है, ये आपकी स्ट्रेस है, मैंने कोई स्ट्रेस नहीं दिया है तो उसके अंदर कोई भी स्ट्रेन नहीं आया है। तो तो मेरा क्या होगा, कोई भी यहाँ पे चेंज इन लेंथ नहीं हो रहा। जैसे ही मैंने यहाँ पे बच्चों क्या डाला, वेट बढ़ाया थोड़ा सा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट डालूंगा तो बच्चे क्या हो जाएगा, मास खींचेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो नीचे की तरफ फोर्स हो गया बच्चे,
इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है, ए होता है। तो फोर्स अपॉन ए क्या होता है, फोर्स अपॉन ए स्ट्रेस। स्ट्रेस लगेगा, स्ट्रेस लगने से क्या होगा, हल्का सा खिंचाव पड़ेगा, खिंचाव पड़ेगा तो क्या होगा, स्ट्रेन आएगा उसके अंदर। तो ऐसे हमारा स्ट्रेस बढ़ाते हुए जैसे जैसे मैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट डालता रहूंगा, हैवी वेट डालता रहूंगा, तो क्या होता रहेगा बच्चों, क्या होता रहेगा सर, स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। क्या होता रहेगा बच्चों, एरिया तो देखो चेंज नहीं होगा खास, फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ने से एफ अपॉन ए क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है, और एफ और अपॉन ए इंक्रीज करने से क्या होगा आपका, चेंज इन लेंथ होगा, और चेंज इन लेंथ अपॉन एल क्या होता है आपका, स्ट्रेन। तो मतलब कि स्ट्रेस बढ़ाते बढ़ाते आपका क्या बढ़ेगा बच्चों, स्ट्रेन बढ़ेगा। तो एक तरीके क्या चल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है। ठीक है, अगर मैंने तुरंत इनको सारे ऑब्जेक्ट को हटा दे यहां से, तो क्या होगा, तो क्या होगा सर, जो आपकी चेंज इन लेंथ आई थी ना, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। मैं बोलूंगा ओरिजिनल अपनी शेप में चला गया, ओरिजिनल शेप में चले जाता है तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, हाँ भाई उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, अगर ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाता है, इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो उसके अंदर अभी भी कौन सी इलास्टिसिटी मौजूद है, सर में आ गया कि नहीं आ गया, उसके अंदर क्या मौजूद है, अभी भी इलास्टिसिटी मौजूद है। सर में आ गया यहां तक। अब होता क्या है कि जैसे जैसे वेट डाल रहा हूं, अगर मैंने मेजर किया कि लेंथ भी बिल्कुल प्रोपोर्शनली चेंज हो, जैसे कि मान के चलो मैंने 100 ग्राम का वेट डाला और उसके वजह से उसकी चेंज इन लेंथ है 0.1 mm, एग्जाम्पल के तौर पर रैंडम ले लिया। फिर मैंने 200 डाला तो कितनी आ गई, 0.2 मान लो। ऐसे मैंने 300 डाला, 0.3। ऐसे ही मैंने कितना 400 डाला तो कितनी आ गई, 0.4। ऐसे मैंने 500 डाला तो कितनी आ गई, 0.5। 0.5 आ गई। इसका मतलब कि जैसे जैसे मैंने स्ट्रेस डालता जा रहा हूं, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन का मतलब क्या है बच्चों, कि एक ऐसी रेंज भी होगी जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि जैसे जितना जितना आप स्ट्रेन डालते रहोगे, स्ट्रेस डालते रहोगे, उतना ही उतना उसके अंदर क्या आता रहेगा बच्चों, स्ट्रेन आता रहेगा। डायरेक्टली रिलेशन होगा, डायरेक्टली। ठीक है, वो कहां तक पॉइंट है, वो ए तक पॉइंट। ए या ए से पहले सारा मास अगर आपने हटा दिया, अभी भी वो कहां पहुंच जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ओ ए आपका इलास्टिक बिहेवियर हो गया, वो मैंने समझा दिया इलास्टिक बिहेवियर। अब यहां पे क्या रहा, और ये लीनियरली वेरी कर रहा है। देखो ए से बी समझता है, देखो ए से बी पे मैंने लिख रखा है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब ये ऐसे मैक्सिमम लिमिट है। इससे पहले पहले अगर आपने इतना स्ट्रेस दे दिया, क्योंकि जितना भी आप स्ट्रेस दे दिया इलास्टिक लिमिट से पहले, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकता है। इलास्टिक लिमिट के बाद तो नहीं आ सकता। एक लिमिट भी तो सेट होगी, ये थोड़ा आप जिंदगी भर देते रहोगे, वो खिंचता रहेगा फिर वापस चला जाए। जैसे स्प्रिंग देखते होंगे आप, स्प्रिंग को जैसे खासकर हमारे इसमें होती है, पेन में होती है। पेन में आपने देखा जैसे खींचते हैं तो वापस उन्होंने पोजिशन पे जाता ही नहीं है, वो बहुत बार नहीं जाता ना। इसका मतलब आपने जो फोर्स लगाया ना उसके ऊपर, कैसा फोर्स लगाया, इलास्टिक लिमिट के बाद लगाया, इलास्टिक लिमिट के बाद लगाया आपने फोर्स। अगर आप उसको हल्का सा फोर्स लगाते, देखो हल्का सा इतना लगाते, बस हल्का सा खींचता, छोड़ देते, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता। इसका मतलब वहां पे जितना आपने स्ट्रेस दिया वो लिमिटेड स्ट्रेस दिया, इलास्टिक लिमिट से कम दिया। और जैसे ही आपने एकदम से खींचा, एकदम से खींचने से क्या हो गया, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया, इलास्टिक लिमिट से बाहर हो गया, तो उसके अंदर फिर क्या आ जाएगा बच्चों, प्लास्टिसिटी भी आ जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना। तो इलास्टिक लिमिट वो मैक्सिमम लिमिट है या एंड पॉइंट, एक मैक्सिमम पॉइंट है जहां तक ऑब्जेक्ट या सॉरी वायर वायर अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ सकता है, व्हेन वी रिमूव द एक्सटर्नल मास, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट या फिर एक्सटर्नल वेट, उसको हटाने के बाद। सर में आ गया यहां तक, तो यहां से फिर ये वापस जीरो पे आ सकता है। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए अच्छे से। ठीक है, जीरो पे आ जाएगा वापस। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक को क्या बोलते हैं बच्चे, इसी से लेकर यहीं तक को बोलते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिक बिहेवियर। ये पूरा होता है जीरो से लेकर बी तक, जीरो से लेकर बी तक होता है। ठीक है, अब क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखो तो, अगर आप ध्यान से देखो तो एक दिखाई दे रहा होगा आपको, क्या, बी से सी। बी से सी पे ध्यान दो, बी के बाद सी पे देखो क्या हो रहा है। अगर आप थोड़ा उसको देखो तो बी मेरा यहां पे है और सी मेरा यहां पे, ऐसे देखो। अगर आप ध्यान से देखो
कि मेरे को जो, अगर मैं इसको थोड़ा सा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस देखूं तो लीनियर तो है नहीं, ये तो पता चल रहा है लीनियर नहीं है। छोटी सी स्ट्रेस देने पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन आता है। फिर छोटी सी स्ट्रेस देने पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है, मतलब कि पहले क्या कर रहा था, लीनियर कर रहा था, लीनियर कर रहा था, इसके बाद यहां पे भी ऐसा ही था, लेकिन यहां पे तो ऐसा आ गया, हल्का सा भी मैंने दे दिया ना, हल्का सा भी इसके अंदर दे दिया तो एकदम से क्या हो जाएगा, खिंचाव बढ़ जाएगा। खिंचाव बढ़ जाएगा तो उसकी लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा लेंथ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे एक ऐसा रीजन आएगा, यहाँ पे एक ऐसा रीजन आएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, एक कुछ ना कुछ तो स्ट्रेन आ ही जाएगा, ऑटोमेटिकली स्ट्रेन आ चुका है इसके अंदर। सी बी पॉइंट के बाद उसके अंदर क्या आएगा, हमेशा चेंज इन लेंथ तो होगा ही होगा। होगा होगा का मतलब जैसे ही आपने बी से ज्यादा आपने फोर्स दिया, तो जिसकी जितनी लेंथ थी ना, एल लेंथ थी, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंथ तो आप मान लो कितनी आ जाएगी, डेल लेंथ तो अब जुड़ गई, अब जुड़ गई। ठीक है, तो आपने मान लो लेंथ एल है, आपने इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स दिया, तो अब इसकी लेंथ, अब आपने कुछ भी नहीं करा ना, तब भी इसकी लेंथ कितनी रहेगी, हमेशा एल प्लस डेल रहेगी। तो वही चीज क्या रिप्रेजेंट करे, देखो ये रिप्रेजेंट कर रही, क्या रिप्रेजेंट करे, ध्यान से देखो। ये नॉट ओनली सी है, ये बी और सी के बीच में ही होता है। ये क्या कह रहा है कि अगर आपने इस पॉइंट तक कहीं पे भी ये वाला वेट हटाया, बी पे लगाया, फिर हटा दिया, समझ लो मैंने 10 किलो का रख दिया, सुना मैं नहीं रख रहा 100 ग्राम 200 ग्राम 200, मैंने लिखा सीधा 10 किलो का, ये 10 किलो वाली रेंज है, 10 किलो में रखा, फिर मैंने हटा दिया। जैसे ही हटा के देखा तो देखा ये वापस जीरो पे नहीं जा रहा, अब ये कहां पे जा रहा है, वापस इस रीजन में जा रहा है। इस रीजन का मतलब क्या है कि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा डीएल लेंथ आ चुकी है। अब जैसे मान के तुमने स्प्रिंग को खींचा, अब छोड़ दिया, अब स्प्रिंग की लेंथ क्या कर चुकी है, इंक्रीज कर चुकी है। अब उस कंडीशन पे आ, समझ में आ गया, वो रीजन कौन सा है, बी से सी पर। क्लियर हो गया यहां तक। फिर सी से लेकर डी तक कौन सा रीजन होता है बच्चों, प्लास्टिक रीजन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे खिंचाव बढ़ते रहेगी, लेंथ भी आपकी इंक्रीज बढ़ती रहेगी, लेकिन इसमें क्या होगा बच्चों, वापस अपना नहीं आएगा, वापस कितना जाता रहेगा, ऐसे जाता रहेगा हमेशा, इस तरीके से जाता रहेगा। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर कुछ ना कुछ डेलर लेंथ क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, मतलब एड ऑन होती रहेगी, एड ऑन होती रहेगी लगातार, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे तो नहीं जाएगा। तो उसके अंदर कौन सा बिहेवियर आ गया, प्लास्टिसिटी आ गया। अब डी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां तक तो ये काम करेगा। ठीक है, तो समझो इस डी वाले पॉइंट से और ई वाले पॉइंट तक समझो, देखो आप वेट डालते जा रहे हो, ठीक है, वेट डालते जा रहे हो, वेट डालते जा रहे हो, अब एक ऐसा पॉइंट आएगा, देखो नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने का मतलब क्या हो गया, अगर मैं स्ट्रेस कम भी कर दूं तब भी उसकी लेंथ बढ़ रही है, स्ट्रेस कम करने पर लेंथ बढ़ रही है। ये कैसे पॉसिबल है, आपने एक ऐसा पॉइंट पर आप रीच कर चुके हो, जैसे आपने देखा हो ना, वायर खिंचती जाती, अब हल्का सा भी लगाओगे तो तुरंत खिंच जाएगी, हल्का सा लगाओ तो बिल्कुल तुरंत, बिल्कुल अब मरने वाली उस पे है, स्टेज पर है। डी और ई इतने क्लोज पॉइंट हैं, डी एक मैक्सिमम पॉइंट है जहां तक आपका वायर खिंचती रहेगी स्ट्रेस लगाने पर, लेकिन डी एक ऐसा पॉइंट निकलेगा जिसके बाद अगर आपने स्ट्रेस को कम भी कर दिया ना, अगर आपने वेट को कम भी कर दिया तब भी उसकी लेंथ लगातार बढ़ रही है, ऐसे जैसे पानी गिरता है ना, ऐसे उसकी लेंथ बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और एक ऐसा पॉइंट है कटक टूट जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा। सर में आ गया, वो कौन सा पॉइंट होगा, वो ए पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे क्या होगा, फ्रैक्चर अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि अब तो आपने स्ट्रेस कम ही कर दिया, देखो नीचे जाने पे स्ट्रेस क्या कर दिया, कम कर दिया, तब भी उसकी लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और वो टूटेगी ना, बहुत पतली होती जा रही है, बहुत पतली होती जा रही है, वैसा हो रहा है, पतली पतली होते हुए बिल्कुल क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी। समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो दोबारा देखो, सबसे पहले कौन सा रीजन आता है, इलास्टिक बिहेवियर आता है, कहां से लेकर कहां तक, जीरो से लेकर बी तक होता है। उसके बाद सारा का सारा कौन सा पॉइंट होता है, सारा का सारा प्लास्टिक बिहेवियर होता है। कौन सा होता है, प्लास्टिक बिहेवियर होता है। ठीक है, अगर किसी में प्लास्टिसिटी ज्यादा है, अगर किसी में प्लास्टिसिटी ज्यादा है, तो उसके अंदर नेचर होता है डक्टाइल का। कौन सा नेचर होता है, और किसी के अंदर अगर इलास्टिक नेचर ज्यादा है, या फिर मैं बोलूं जिसके अंदर प्लास्टिक नेचर कम है, जिसके अंदर प्लास्टिक बिहेवियर ज्यादा है, तो कौन सा होगा, डक्टाइल। जिसके अंदर प्लास्टिक बिहेवियर कम है तो वो कौन सा होगा, ब्रिटल होगा। अब ब्रिटल और डक्टाइल का मतलब समझो, पहले ये भी तो समझ में आना चाहिए।
जैसे हमारी वायर है, आप वायर को खींचते रहो और वायर खिंचती जा रही, खिंचती जा रही, खिंचती जा रही, खिंच जा रही, पर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर तो नहीं जा रही, पर खिंच तो रही है ना, टूट नहीं रही है, अपने आप खिंचे जा रही, खिंचे जा रही, खिंचे जा रही है। तो इसके अंदर डक्टिलिटी है। अब एक ऐसी वायर है, जैसे मैंने खींचा और टूट गई, लेंथ नहीं बढ़ी, जैसे मैंने खींचा तो वो टूटी है। मतलब एक ऐसा पॉइंट भी हो सकता है कि मैं खींच रहा हूँ, वो लेंथ नहीं खींच रही है, खींचता जा रहा हूँ, खींचता जा रहा हूँ, अब मैंने इतना ज्यादा फोर्स लगा भैया कुछ ना कुछ तो मैं करूँ, तो क्या कर रहा है वो टूट ही रहा है। टूटने पर उसके अंदर कौन सा नेचर है, उसके अंदर ब्रिटल नेचर है, क्योंकि डक्टाइल तो तभी नेचर होगा ना। डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या बोलती है, डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या कह रही है, डक्टाइल ये कह रही है कि जब आपने उस पर फोर्स लगाया तो उसकी चेंज इन लेंथ हो रही है, हो रही है, और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा रही है। अब मैंने जब वायर को खींचा और वो खींचती जा रही, खींचती जा रही, खींचती जा रही है, मैंने फोर्स लगा रहा हूं तब भी उसके अंदर वापस अपनी पोजीशन पे नहीं जा रहा, अगर मैंने वो फोर्स हटा भी दिया, ठीक है, लेकिन अब वो खिंच रही है। खिंचने पे उसका कौन सा नेचर है, उसके अंदर डक्टाइल नेचर, मतलब उसके अंदर प्लास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। जिसके अंदर प्लास्टिसिटी नहीं है, केवल क्या है, इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी के बाद क्या करेगा वो, फ्रैक्चर ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ना, खटक, टूट गया। टूट गया मतलब उसके अंदर क्या नहीं आया, प्लास्टिक नेचर ही नहीं आया। प्लास्टिक नेचर नहीं आया तो ये किसकी प्रॉपर्टी बताती है बच्चों, ब्रिटल की प्रॉपर्टी बताती है। और अगर जिसके अंदर, तो इसके अंदर क्या है सबसे ज्यादा, प्लास्टिसिटी है, इसमें डक्टाइल इन नेचर है। तो क्वेश्चन यही आता है, जैसे कि मैं दिखाऊंगा पुराने साल के क्वेश्चन में, तो वो पूछेगा आपसे, बताओ इसमें कौन सा डक्टाइल है, कौन सा इसके अंदर ब्रिटल है। एक और बात, ये एंगल थीटा मान के चल लूं मैं इसको, है ना। अगर एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन होने की वजह से, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होने की वजह से मैं ना इस लेंथ से ऊपर को नहीं मान रहा हूं, मैं केवल इस वाली लेंथ को मान रहा हूं, तो ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, ये एक तरीके की ग्राफ हो गया। तो टेन थीटा क्या होता है आपको पता है, टेन थीटा क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है आपका, यंग मॉडुलस। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आया था बच्चों, ये बताओ कि यंग मॉडुलस इसमें सबसे ज्यादा किसका है, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि चार स्टेटमेंट होंगी अलग अलग टाइप की, ये ब्रिटल है या नहीं, इसके अंदर प्लास्टिसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इलास्टिसिटी, या इसके अंदर ये बोलेगा कि इसके अंदर यंग मॉडुलस कम है कि इसके अंदर यंग मॉडुलस ज्यादा है, दो ग्राफ बना के बोल देगा। तो उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको छांटनी है, तो किससे पता चल जाएगा, इस नीचे से पता चल जाएगा। जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ही ज्यादा वाई होगा, यंग मॉडुलस होगा। सर में आ गया, नहीं आ गया, क्लियर है। और जितना ज्यादा उसके अंदर यंग मॉडुलस होगा, ध्यान सुन लो, उसका मतलब क्या है, ध्यान से सुन लो, यंग मॉडुलस ज्यादा होने का मतलब क्या है, उसके अंदर स्ट्रेन कम है, या फिर स्ट्रेस बहुत, या फिर मैं ये बोलता हूं स्ट्रेस बहुत ज्यादा देने से स्ट्रेन कम आ रहा है। सर में आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्ट्रेस बहुत ज्यादा देने से स्ट्रेन कम आ रहा है, तभी तो उसके अंदर यंग मॉडुलस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। मतलब कि उसके अंदर लेंथ बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रही, तो स्ट्रेंथ होगा, लेसर स्ट्रेंथ होगा कि हाइयर स्ट्रेंथ होगा, हाइयर स्ट्रेंथ होगी उसके अंदर, खिंचाव भी नहीं पड़ रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रबड़ है, और दूसरा क्या है आपका, स्टील है ना। तो स्टील किसकी वाई की ज्यादा होगी, स्टील की ज्यादा होगी। मैं इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिंपल वाई की बात कर रहा हूँ, वाई किसकी ज्यादा होगी, स्टील की ज्यादा होगी। समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। लगा लें दो तीन क्वेश्चन। तो देखो, ये थ्योरी है, लिख लेना सारे, ये आता है एग्जाम में भी, तो प्रॉपरली जो समझा रखा वही है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दे रखे हैं मटेरियल ए और बी के, तो ग्राफ बताना है, सेम स्केल पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर यंग मॉडुलस, किसका यंग मॉडुलस ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ए पे एंगल क्या है, ज्यादा है, बी पे एंगल क्या है, कम, ए का यंग मॉडुलस ज्यादा है, बात ही खत्म। दूसरा, विच ऑफ द टू इज स्ट्रॉन्गर मटेरियल, कौन सा स्ट्रॉन्गर मटेरियल है कैसे, है, स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्गर में अंतर है। स्ट्रॉन्गर, डक्टाइल, ब्रिटल, कौन सा है यहाँ पे, डक्टाइल या ब्रिटल, कौन डक्टाइल है कौन सा ब्रिटल है, बी क्या है बच्चों, ब्रिटल है, बी क्या है, ब्रिटल है, ठीक है। मतलब कि उसके अंदर क्या देने पे, बहुत ज्यादा फोर्स देने पे वो टूटेगा ही, खिंचावट नहीं होगी उसके अंदर। खिंचावट का मतलब कि यहाँ पे प्लास्टिक नेचर वो शो ही नहीं करेगा, अपना प्लास्टिक नेचर शो नहीं करेगा, केवल ज्यादा फोर्स लेने पे क्या होगा,
टूटेगा। जैसे हम बोलते हैं डायमंड ब्रिटल है, ऐसे कुछ बोलते हैं, हम बोलते नहीं बोलते, क्योंकि डायमंड पे फोर्स लगाने पे खिंच थोड़ा जाता वो टूटता ही है। उसका नेचर क्या है? केवल टूटना। टूटना ही है उसका नेचर। सर में आ गया? ये देखो एक क्वेश्चन एडवांस का, बहुत पुराने काल में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत पहले। In the plotting stress versus strain for the two material, a student by mistake put stress strain on y-axis, stress on x-axis. उल्टा कर दे ग्राफ, तो उसको ऐसे देखना, ऐसे। समझ में आ गया? इस तरीके से देखना है। तो बताओ चारों में से कोई आर लिख रखा, आर का मतलब कि मोर देन वन स्टेटमेंट कैन बी करेक्ट आता है ना, उसमें बताया था मैंने, मोर देन वन स्टेटमेंट वाले आते हैं। तो चारों पढ़ो अच्छे से, देखो क्वेश्चन को एनालाइज करो, मन में रखो, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। करो जल्दी, अच्छे से पढ़ लो, दिमाग लगा लो। देखो टेंसाइल, पहले तो डक्टाइल। डक्टाइल कौन बताता है कि उसके अंदर प्लास्टिसिटी ज्यादा है कि नहीं? देखो प्लास्टिसिटी डेफिनेटली क्या है उसके अंदर, ज्यादा है। प्लास्टिसिटी ज्यादा होने का मतलब कि डेफिनेटली टी क्या है, ज्यादा डक्टाइल नेचर है। क्यू क्या है मेरा, ब्रिटल नेचर है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। मैंने बताया था स्ट्रेंथ किससे डिपेंड होती है, यंग मॉडुलस से। यंग मॉडुलस बताया था किससे डिपेंड करता है, थीटा। जिसका थीटा ज्यादा, हमेशा स्ट्रेन से मेजर करेंगे। यहाँ पे किससे मेजर करेंगे? तभी तो ग्राफ उल्टा बनाया उसने। थीटा वन, थीटा टू। किसका ज्यादा? थीटा टू का। टू का ज्यादा तो किसका ज्यादा होना चाहिए? टू का ज्यादा होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, फिर कोई और होगा। बी तो सही है, ए सही है। टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेंथ, रुक जा, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? डक्टाइल होती है। रुक जा, खींचने पे टेंसाइल होती है डक्टाइल। हाँ टेंसाइल होती है क्या? डक्टाइल। किस में डक्टाइल ज्यादा है? पी में ज्यादा है। तो ये वाई का नीचे नहीं होगा, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये डक्टाइल भी लिख लेना, किसके बराबर होता है बच्चे? टेंसाइल के बराबर होता है। ठीक है। नहीं, टेंसाइल होती है डक्टाइल। टेंसाइल पढ़ा था, टेंसाइल क्या होता है? टेंसाइल क्या बताया था हमने? जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी लेंथ में चेंजेस आ रहा है, उसकी लेंथ में चेंजेस आ रहा है। रोकेगा तो हर कोई उसके अंदर। ठीक है, तो किसका होगा आंसर बच्चे? ए एंड बी आंसर होगा। क्लियर हो गया? अब बस छोटे छोटे टॉपिक दोबारा बता रहा हूँ। देखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या बताया था मैंने? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बताया था बच्चों मैंने आपको कि आपका क्या होता है, रेशियो ऑफ, इसकी जगह क्या वर्ड हो सकता है? शेयर भी हो सकता है, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। इसका मैंने एक वो भी बताया था ना आपको, डायग्राम में बताया था कि मान के चलो कि कोई भी एक शेप है, अगर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और इसकी हल्का सा क्या हो जाता है बच्चों, ये टिल्ट हो जाता है, इतनी लेंथ से वेरी कर जाता है डीएक्स से। ठीक है, और ये कितना हो गया? इसका हाइट एच हो गया। क्या हो गया बच्चे? हाइट एच हो गया। तो उसके अंदर शेयर स्ट्रेस क्या होता है? वो तो होता है फोर्स अपॉन एरिया। सर एरिया क्या होता है? टॉप वाला एरिया लेंगे हमेशा। क्या लेंगे बच्चों? टॉप वाला एरिया लेंगे। ठीक है, और डेल एक्स अपॉन एच क्या होगा? डेल एक्स अपॉन एच आपका शियर स्ट्रेन हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन एच। तो आपने देखा होगा कि ये डेल एक्स है और ये एच है, ये बन जाता है थीटा। थीटा जनरली इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल, शेयर एंगल बोलते हैं। शेयर एंगल क्या रहता है? हमेशा बहुत ही छोटा होता है। छोटा होने पे ये डेल एक्स की वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, और ये एच है। तो हम टेन थीटा को डेल एक्स अपॉन एच करके अप्रोक्सीमेटली थीटा के ही बराबर कर सकते हो। थीटा जो एंगल होता है, वी कैन राइट डेल एक्स अपॉन में एच। बस ये ध्यान रखना है, थीटा यहाँ पे क्या होगा फिर? रेडियन होगा। किसके बराबर होगा बच्चों? रेडियन के बराबर होगा। बस इतनी चीज का ध्यान रखना। क्लियर हो गया? क्वेश्चन कर लें हम इसके।
देखो तो, मान के चलो कि एक क्यूबॉइड है। 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पे लगाया फोर्स। ठीक है, फोर्स मान के चलो मैंने लगा दिया अप्रोक्सीमेटली 100 न्यूटन लगा दिया, टेंजेंशियल फोर्स 100 न्यूटन फोर्स लगा है। ये शेप है। इस क्यूबॉइड का यंग मॉडुलस दे रखा है 2 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस, तो क्या क्या निकालना, लिखो पहला पॉइंट, स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेन निकालना है। ठीक है, तीसरा क्या निकालना है? हाँ, चेंज इन डायमेंशन निकालना। चेंज इन डायमेंशन कौन सी, यहाँ पे डेल एक्स है। ठीक है, ध्यान रखना है, चेंज इन डायमेंशन निकालना है। चेंज इन डायमेंशन निकालना है, दैट इज डेल एक्स। और चौथा बच गया आपका शेयर एंगल। शेयर एंगल, ट्राई करो जल्दी से इसको। देखो, स्ट्रेस के लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया। सर एरिया कैसे निकालेंगे? देखो ये 3 है तो ये 3 मीटर हो गया। ये कितना है? 5 है। तो कितना है? देखो 3 × 5 15 हो गया। 15 हो गया आपका एरिया। ये हो गया 100। 100/15 कितना हो गया? मेरे ख्याल से 20/3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस खत्म। क्लियर है? यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन निकालेंगे तो स्ट्रेस अपॉन वाई हो जाएगा, मतलब कि स्ट्रेस अपॉन में वाई। स्ट्रेस की वैल्यू आप निकाल चुके कितनी? 20/3। यंग मॉडुलस की वैल्यू 2 × 10⁻⁹ तो सोचो, देखो ये कट गया 10। 10/3 × 10⁻⁹ ये क्या निकल गया बच्चे? आपका स्ट्रेन निकल गया। क्या निकल गया? स्ट्रेन निकल गया। अब चेंज इन लेंथ निकालना है। क्या निकालना? चेंज इन लेंथ। याद करो, स्ट्रेन क्या है यहाँ पे था? स्ट्रेन सर ये था डेल एक्स अपॉन एच, यही था, याद करो, डेल एक्स अपॉन एच था। सर हाइट, हाइट कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 4 है। कितनी है हाइट? 4 है। ये 4 ले ली। ये डेल एक्स है। तो डेल एक्स बताओ, क्या ये नहीं हो जाएगा? डेल एक्स 4 × स्ट्रेन कितना निकाला आपने? 10/3 × 10⁻⁻। देखो कितना कम है, 0.0000, इतना केवल चेंज होगा। क्या? कैसे? डेल एल, तो वहीं से तो निकाला है भैया। स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल एक्स अपॉन एच है, डेल एक्स से निकाल दिया। स्ट्रेन के तो वैल्यू से ही तो निकाला है। और कहाँ से निकालेगा? और तो कोई मेथड नहीं लग रहा। तूने कोई नया मेथड आजाद कर दिया तो बता दे। ये हो गया मीटर में। ये आंसर आ गया बच्चों आपका। क्लियर एवरीवन? नैनोमीटर में चेंज आ रहा है। तुमने 40/3 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? 13.33 नैनोमीटर। 10⁻⁹ क्या होता है? नैनोमीटर। क्लियर हो गया यहां तक? चौथा कौन सा? शेयर एंगल। शेयर एंगल क्या होता है? सर शेयर स्ट्रेन ही तो होता है एंगल। याद करो, यही तो था। भाई आपने जो वैल्यू निकाल दी, याद करो चौथा क्या था? सर चौथा था टेन थीटा। टेन थीटा था सर डेल एक्स अपॉन में एच। तो बस थीटा भी अप्रोक्सीमेटली ये होगी, इसकी वैल्यू बहुत छोटी है। डेल एक्स अपॉन एच ही आपका क्या है? स्ट्रेन ही तो है। स्ट्रेन आपने कितना निकाला था?
सर ये निकाला 10/3 इंटू 10⁻⁻9, लेकिन ये वर्ड अब किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा बस, और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम। कोई अंतर थोड़ी ना है। समझ में आ गया अच्छे से? कोई डाउट, समस्या? आसान है। क्लास के आते हैं किस टॉपिक से? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, सबसे ज्यादा उससे से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। करें आगे। नेक्स्ट है आपका बल्क मॉडुलस, मैंने पूछा था बल्क मॉडुलस क्या होता है बच्चों, प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, डेल वी अपॉन वी। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है बच्चों यहाँ पे कि ये जो चेंज इन वॉल्यूम क्या है, नेगेटिव है। चेंज इन वॉल्यूम क्या है, नेगेटिव है। तब बल्क मॉडुलस तो पॉजिटिव ही निकलता है हमेशा। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज। जब आप चेंज इन वॉल्यूम निकालोगे तो वो तो खुद ही नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो बी तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही वैल्यू होगी। बी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। इस पॉजिटिव को दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे एक नेगेटिव लेना पड़ा, ताकि ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। कई बार एग्जामिनर बल्क मॉडुलस नहीं देता, कंप्रेसिबिलिटी देता है। क्या बोलता है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी ऑलवेज इनवर्सली टू बल्क मॉडुलस, इस चीज का याद रखना। क्लियर होगा। यूनिट क्या होगी बी की, बी की क्या यूनिट होगी सर? बी क्या है एक तरीके का यंग मॉडुलस। मॉडुलस की यूनिट क्या है हमेशा, कोई चेंज नहीं आएगा। कोई चेंज क्यों सर, प्रेशर है, प्रेशर के भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी कोई यूनिट ही नहीं है, फिर दोबारा सेम यूनिट। तो कंफ्यूज सर, बल्क मॉडुलस से कुछ नई यूनिट तो नहीं बन गई। स्ट्रेस, जितने भी स्ट्रेस पड़े उसकी भी एक यूनिट है, तीनों स्ट्रेस की। स्ट्रेन की कितनी यूनिट होती है, तो इसके भी 0 0 0। तो इधर भी यंग मॉडुलस की क्या यूनिट है, सबकी सेम है, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस। समझ में आ गया यहां तक? आगे बढ़े, क्वेश्चन कर ले अब इसका। अच्छा, इसके क्वेश्चन लिक्विड फॉर्म में ज्यादा आते हैं, लिक्विड फॉर्म में ज्यादा आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन लिखो। इसके 2 3 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट है सरफेस से ऊपर, ठीक है, जिसकी रेडियस दे रखी है बच्चे, रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, हार्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसका बल्क मॉडुलस दे रखा है, बल्क मॉडुलस दे रखा है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहां तक, ठीक है। अब बस क्वेश्चन ये है कि इसको मुझे सी, ये सी लेवल है, ठीक है, टॉप सरफेस है, उसको मुझे कितने किलोमीटर ले जाऊं मैं उसको, 2 किलोमीटर नीचे लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो उसका मुझे क्या निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। भाई ये क्वेश्चन है, दोबारा सुन लो। एक ऑब्जेक्ट है, रेडियस है, बल्क मॉडुलस है, इसको मैं 2 किलोमीटर नीचे लेके गया, तो उसके कितना वॉल्यूम में चेंज आया, उसके कितने वॉल्यूम में चेंज आया, तो क्या उसके वॉल्यूम में चेंज आता है कि नहीं आता, क्वेश्चन ये है, ठीक है। नाइन्थ में आपने बहुत पढ़ा नहीं होगा मेरे ख्याल से, बस मैं अभी के लिए आपको बता दूं क्या होता है भाई, चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला, नीचे जाते तो है रोजीएच होता है, ठीक है। तो देखो बल्क मॉडुलस का पहले फॉर्मूला बताओ, बल्क मॉडुलस का क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? सर बल्क मॉडुलस क्या होता है, पी अपॉन में डेल वी अपॉन वी होता है। वैसे इसको मुझे करेक्ट लिखना चाहिए डेल पी। डेल पी का मतलब क्या होता है, चेंज इन प्रेशर, पर हम प्रेशर मान के चल लेते हैं, ठीक है, ठीक है, हम प्रेशर मान के चल सकते हैं। जब भी हम ऐसे लेवल पे जाते हैं, जब भी हम ऐसे लेवल पे पहुंच गए, तो यहाँ पे बच्चे एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर भी तो प्रेशर लगा रहा होता लिक्विड पे। तो यहाँ पे एक तो होगा सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस जितना ज्यादा आप डेप्थ में जाते रहोगे तो आपका भी प्रेशर बढ़ता रहेगा। वैसे हम ये पढ़ेंगे, अभी के लिए बता रहा हूँ, रो जी एच। रो क्या होता है बच्चों, डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड जो भी है। जी तो आपको पता ही है, हाइट जितना आप डेप्थ लेवल पे गए हो, बस खत्म क्वेश्चन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैंने आपको याद करो क्वेश्चन भी करा, जिसकी वैल्यू होती है 1 पास 1 इंटू
10⁵ ऐसे कुछ वैल्यू अलग होती है, पर अभी के लिए 1 मान के चल रहे हैं। वाटर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी 1000 kg/m³ या फिर 1 g/cm³, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है, ठीक है, और बी की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर में है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो अब आपको डिसाइड करना है, क्योंकि पास्कल कौन सी स्टैंडर्ड में होता है, तो आपको स्टैंडर्ड में ही पुट करना पड़ेगा। कितना? 1000। जी की वैल्यू 10 ले लिया। हाइट कितने चले गए आप? दो नहीं, 2000 मीटर है ना, स्टैंडर्ड यूनिट। ऐसा यूनिट में चलना है सारा काम। तो 2000 और कितने, 1 2 3 4 5, तो मेरे ख्याल से 200 हो गए। 200 पास्कल हो गए। 200 में एक जुड़ गया, कितना हो गया? 201 इंटू 10⁵ पास। कोई डाउट यहां तक? ये आ गया प्रेशर। तो प्रेशर की वैल्यू पी निकल गई। अब आप समझ में आ गया? वी की वैल्यू कहाँ है सर? वी की वैल्यू तो निकाल सकते हैं। ये किस शेप में है सर? स्फेरिकल शेप में है, क्योंकि आपने केवल रेडियस ही बताई है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वी की वैल्यू सर, वी की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पे क्या है? 0.05 है, तो इसका ध्यान से क्यूब निकालना है, जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए 5×10⁻⁻⁶ ये गया इसका वॉल्यूम। बल्क की वैल्यू दे रखी है, मुझे डेल वी निकालना, तो डेल वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल वी इक्वल्स टू माइनस के डेल पी। कितना है? 201 इंटू 10⁵ डिवाइडेड, इंटू में वॉल्यूम, इंटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 4/3 इंटू माइनस के 201 10⁵ 4/3 3.14 125 10⁻⁻⁶ होल डिवाइडेड बाय बी। बी चला गया, बी की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10⁻। ये आंसर है आपका डेली। समझ में आ गया नहीं आ गया? ये आंसर है आपका फाइनल। तो हमेशा क्या करना है, जब भी वो लिक्विड में जा रहा है, तो हमेशा कौन सा प्रेशर ऐड अप करना है आपको? रो जी एच। रो जी एच ऐड करना है, साथ साथ एक एटमॉस्फेयर। ये आपको समझ में आएगा जब हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब और अच्छे से। बस अभी के लिए फॉर्मूला याद करना है, क्या? रो जी एच। क्लियर हो गया यहां तक? कर लोगे? रो लिक्विड का हो सकता है, यहाँ पे वाटर माना है, सी लेवल पर है, तो वाटर के हिसाब से हमने 1000 ले लिया, जी ले लिया 2000 ले लिया, बस आंसर निकल गया। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? एक कॉन्सेप्ट रह गया, एक छोटा सा। तो देखो, मास कभी चेंज होता है क्या बॉडी का? मास हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो हमने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास क्या हो जाएगा बच्चों? रो इंटू वी हो जाएगा। दैट विल बी कांस्टेंट, यस और नो, है ना? अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट का अलग ही डेल रो, ठीक है। रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल रो अपॉन रो हो जाएगा बच्चों, प्लस डेल वी अपॉन वी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों? 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है सर, कैसे आया देखो कैसे करते हैं। एक को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं। तो रो को छोड़ा, इसको डिफरेंशिएट किया, प्लस इसको छोड़ा और दूसरे वाले को क्या किया बच्चों? डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 आ गया। अब मैंने नीचे रो वी से क्या कर दिया बच्चों? डिवाइड कर दिया। तो वी से वी, डेल से डेल, तो डेल वी अपॉन वी, डेल रो अपॉन में रो, ये बन जाता फॉर्मूला। ठीक है। अगर डेल वी अपॉन वी इक्वल्स टू माइनस के डेल रो अपॉन रो आ जाएगा बच्चों, यस और नो? तो जो आपने बल्क मॉडुलस में फॉर्मूला यूज किया था, क्या यूज किया था? माइनस के डेल पी अपॉन में डेल वी अपॉन वी। तो डेल वी अपॉन वी में माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। किस केस में?
जब आप यहाँ पे डेल रो अपॉन में रो लो, तो डायरेक्टली वो डेंसिटी के टर्म में भी पूछ सकता है, डायरेक्टली वो डेंसिटी के टर्म में भी पूछ सकता है। ठीक है, कि डेंसिटी, अब डेंसिटी के चेंज होने से डेंसिटी हमेशा क्या करेगी बच्चों, बढ़ेगी। सर डेंसिटी बढ़ क्यों रही है? अगर वॉल्यूम कम, खुद सोचो, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम हो गया तो मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम नीचे कम हो जाएगा तो ओवरऑल डेंसिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी ना। इस वजह से डेंसिटी हमेशा बढ़ती है वॉल्यूम के कम होने से। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? तो इसका एक क्वेश्चन कर ले, बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन करते हैं। लिख लो ये फॉर्मूला। ऊपर और नीचे है। ऊपर और नीचे मतलब? सी लेवल के ऊपर और सी लेवल के हाँ, तो वही क्वेश्चन है कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे वाटर है, जैसे वाटर है, क्या वाटर की डेंसिटी हर जगह सेम रहती है? उसमें बहुत माइन्यूट का डिफरेंस आता है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस आता है। कितना आता है वो देखते हैं हम। वाटर है, वाटर जैसे वाटर है, वाटर की डेंसिटी, मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं डाल रहा हूँ, मैं बस सिंपल ये जानना चाह रहा हूँ कि वाटर की डेंसिटी जो टॉप लेवल पे अभी इसने बताया 1000 है, तो मिड लेवल पे, लोअर लेवल पे, बिल्कुल डेप्थ लेवल पे, क्या वाटर की डेंसिटी हमेशा सेम रहती है कि वो अलग होती रहती है? मुझे ये जानना है। चेंज होती रहती है कि सेम रहती है? अब ये तो नहीं पता तेरे को, वही पता करने के लिए आए हम यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? लिखो तो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डेंसिटी, चेंज इन डेंसिटी या टोटल डेंसिटी, ऐसे लिखो टोटल डेंसिटी। व्हाट इज द डेंसिटी और टोटल डेंसिटी ऑफ वाटर एट डेप्थ लेवल ऑफ 400 मीटर फ्रॉम द टॉप इफ बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर। वाटर का बल्क मॉडुलस हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं बताया तो था, तीन बताया था, सॉलिड लिक्विड गैस। तो बल्क मॉडुलस है इसका 2.5 इंटू 10⁻⁹, 2.5 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बर्न मॉडुलस ऑफ वाटर 2.5 इंटू 10⁻⁹ मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 400 बता दे, ये बता, सब बता दे ना, बस खत्म। ठीक है, हम 400 मीटर नीचे गए। ठीक है, तो हमारा चेंज इन प्रेशर कितना होगा? आप बोलोगे सर देखो, सरफेस पे जो प्रेशर था वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, प्लस कौन सा प्रेशर आता है, रो जी एच आता है। तो ये क्या हो गया बच्चों, प्रेशर हो गया P2। ये क्या हो गया, P1। डेल पी कितना हो गया, P2 माइनस P1, जो कि हो जाता है रो जी एच। ये फॉर्मूला देखो बन गया, ये फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। रो कितना होता है, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो रो की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा चेंज होनी चाहिए। अभी हम मान के चले कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुए, तो हम अभी के लिए थोड़ी देर के लिए 1000 मान के चल रहे हैं, क्योंकि फिर हमें पता नहीं चलेगा। या फिर अगर हमें एग्जैक्टली पता करना है, एग्जैक्टली पता करना है, तो यहाँ पे फिर हमें एक लेंथ भी माननी पड़ेगी कि एक एक्स्ट्रा कुछ चेंज आ रहा है इसके अंदर। तो अभी हम नहीं मान के चले, पता चल जाएगा। जी की वैल्यू कितनी है 10, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 400। तो कितनी वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया पास्कल। क्लियर है यहां तक? ठीक, ठीक है। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, बल्क मॉडुलस का सर फॉर्मूला होता है, प्रेशर है ना, तो क्या आएगा, क्यों, तो क्या होगा फिर, 201 × 10⁵ लिखा था, देख ले। देखो मैंने 2 × 10⁵ लिखा था, नहीं लिखा था? अब तूने नहीं लिखा तो हम क्या करें, तूने नहीं लिखा। मीटर में तो है बच्चे, ये भी तो मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में। 400 मीटर बोला है मैंने, वो 400 किलोमीटर नहीं बोला।
क्लियर हो गया? ठीक है। बल्क मॉडुलस का क्या होता है फॉर्मूला बल्क मॉडुलस का? सर बल्क मॉडुलस का डेंसिटी के रिस्पेक्ट में सर डेल पी डेल रो अपॉन में रो, यही था। ये रो ऊपर चला जाएगा, डेल पी इंटू रो अपॉन में डेल रो। डेल रो का फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा? डेल रो का, डेल रो को हो जाएगा सर डेल पी इंटू रो अपॉन में बी। डेल पी प्रेशर चेंज कितना है? 4 × 10⁻⁶। रो कितना है? रो 1000 लेके चल लो अभी टॉप पे। डेल पी कितना है? डेल पी सॉरी बी कितना है? 2.5 10⁻⁹। देखो 6, ये 9 कट गया। 4/में 2.5 कितना हो गया? 40/25। 40/25 हो गया 8/5 कितना होता है? 1.6। सोचो तो टोटल डेंसिटी कितनी होगी? टोटल डेंसिटी 1000 तो टॉप पर थी, 1.6 कितना हो गया? 1001.6 केजी पर मीटर। ये होते देखो कितना चेंज आया। अगर मैं परसेंटेज भी देखूं तो 1.6 डिवाइड बाई 1000 × 100, 0.16% चेंज आया। कितने मीटर जाने पे? 400 मीटर जाने पे। समझ में आया कि नहीं आया? डेल भी उसमें भी ले सकते हैं। कितना आएगा? 201 से 200 ही तो बचेगा बस। क्या फर्क पड़ेगा ज्यादा? हाँ जी गुरु जी, फर्क पड़ेगा। लिख लिया? समझ में आ गया अच्छे से सभी को?